बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल, और पब्लिक इस्लामाबाद बैठे मेरे को होस्ट को कहती है हरमीत सिंह। तो उनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज तो येलो येलो डर्टी फेलो बने हुए हैं। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हरमीत, ऑब्वियसली आप हमेशा रज़ा मेरी तारीफ करते हैं, तो आज तो मेरा बनता था कि मैं आपकी तारीफ करूं, लेकिन येलो रियली सूट्स यू। और ऊपर से आपको पता है हरमीत की दस्तारों का ज़्यादातर रंग हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक का जो लोगो पीछे लगा हुआ है ना, कभी रेड पहन के आते हैं, कभी येलो, कभी ब्लू, कभी पर्पल। तो माशाल्लाह वो यही जो स्क्रीन है ना, उस पर 4 चांद बल्कि 5-6 चांद लगा देते हैं, तो लोग बड़ा खुश होते हैं इनको देख के। और इनको जो फीडबैक वैसे भी जिंदगी के रंग बड़े खूबसूरत है, और इन रंगों में अगर आप रंग जाते हैं तो जिंदगी मजीद खूबसूरत हो जाती है। और आपकी बात है कि जो लोगो है हमारा, उसमें भी तो हमने ये कलरफुल लोगो बनाने का मकसद भी है कि भाई जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, फीकी मत बनाओ, कलरफुल रहो, जिंदगी बहुत प्यारी है और बहुत शॉर्ट है। हरमीत भाई, आपका ये पैगाम जो है ना मैं दूर तक पहुंचाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुश रहना चाहिए। कल मैं एक जगह पढ़ रही थी, सोचा कि प्रोग्राम के आगाज में जल्दी से आपके आगे ये चीज़ कोट कर दूं कि गम तो आपको मुफ्त मिल जाता है, बिन मांगे मिल जाता है, खुश रहना मुश्किल काम है और खुद को खुश रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो खुशी ढूंढा करें, गम तो आपको बिन मांगे मिल जाता है, तो खुशी तलाश करें अपने इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट और अपने अंदर भी। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। उम्मीद है कि आपकी सुबह बेहतरीन हुई होगी, लेकिन आज की सुबह जो है, अगर हम बात करें उस दिन का जिसको हम सब बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, और वो ये कि हुकूमत साजी हर रोज स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। लेकिन आज सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास फाइनली बुला लिया है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली जो है वो आज हल्फ उठाएंगे, और उसके बाद हुकूमत साजी का अमल जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। हमें वज़ीर आला तो मिल गए पंजाब की अगर बात करें, और हाँ एक और चीज़ मिस करना नहीं चाहिए, वो इसलिए कल हमने KP असम्बली में हरमीत कुछ अजीबो गरीब चीज़ें देखी। खैर हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे, लेकिन इस तरह की शदीद हंगामा आराई जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कल जो हमने मनासिर देखी, यकीनी तौर पर हम हमेशा देखते हैं कि ऐवान में इस तरह की चीज़ें या शोर शराबा अपोजिशन की जानिब से या हुकूमत की जानिब से किया जाता है, लेकिन इस तरह से ख़वातीन का शोर शराबा करना और उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना, लोगों का तबसरा करना, शायद हमने इस चीज़ को अपनी रविश बना लिया है। तो हुकूमत का आगाज़ अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम तो होता है। हमने जब भी देखा है, और जिस तरह कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हुआ, और पहले शुरुआत जिस तरीके से सोबिया खान ने की और उसके बाद फिर PTI के कारकुनान ने जिस तरीके से लबो लहजे का इस्तेमाल किया, तो यकीनन ये चीज़ें हम माजी से अभी ना हमने आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं की है। अखलाकियात का भाषण तो हम देते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन उन अखलाकियात पर हम कितना पूरा उतरते हैं, वो उसकी एक झलक जो है, आप हमारे पार्लियामान में बैठे, ये वो लोग होते हैं जिनको अवाम चुनती है। अवाम चुनकर के चुने लोग जब असम्बली में पहुंचते तो आप अंदाजा लगा ले कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मयार होते हैं, उन मयार पे इनका उतरना लाजिम होता है। लेकिन बहरहाल हम जहां पे देखते हैं मछली मंडी जो है वो बन जाती है हमारी असम्बली, और लाखों का एक सेशन जो है, कितना टैक्स अवाम का इस पर लगता है, आप अंदाजा लगा। फिर बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो जो आप असम्बली में जो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से हरकतें और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती है, वो पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ असम्बली में नहीं बल्कि आसपास पूरी दुनिया देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आप समझे कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये क्लिप कहाँ सर्कुलेट करता है और कहाँ से ड्राइव होके कहाँ तक पहुंचता है, इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना चाहिए। लेकिन कल KP असम्बली में हमने लोटे भी देखे, घड़ियाँ भी देखी, शोर शराबा भी देखा। उम्मीद है कि कौमी असम्बली का आज का इजलास जो है उसका डेकोरम जो है वो खास तौर पर कीप इन माइंड रखा जाएगा, और हमें एक अच्छा इजलास आज देखने को मिलेगा, हम ये होप करते हैं। लेकिन हरमीत, आज का दिन और बड़ी एतबार से अहम है। आज है 29 फरवरी। आपको पता है कि ये दिन बहुत ही ऐसे नायाब कहा जा सकता है, इसको अलग कहा जा सकता है, मुनफरिद कहा जा सकता है। तो आज के दिन या तो आपकी अगर बर्थडे है, वैसे अगर आज के दिन बर्थडे हो जाए तो अगले कई सालों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आज के दिन शादी है तब भी कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है, लेकिन आज का दिन बहुत लिहाज से मुनफरिद भी है, और आज चुके असम्बली का इजलास भी है। तो मेरे ख्याल से हरमीत, आप तो इस्लामाबाद में मौजूद है, तो मेरे ख्याल से आपको आज शो के बाद वहां जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे भी, बिकॉज आप फील्ड के बंदे और आप रहते हैं फील्ड में। लेकिन चले, हम तो स्टूडियो में हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट या हमारी टीम जो है वो आज स्टूडियो से बाहर है और आज फील्ड में मौजूद है। नासिर भट्ट हमारे साथ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के, इस्लामाबाद में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो अपने राइट लेफ्ट क्या हैपनिंग देख रहे हैं, और आज मेरे ख्याल से शो हमें नासिर आपको दे देना चाहिए। सो नासिर, ओवर टू यू, बताएं कि क्या देख रहे हैं आप। अच्छा हरमीत, वैसे मैं आपसे ही पूछ ही रही थी, मुझे बताएं आपका प्लान है इसके बाद जाने का?
बिल्कुल प्लान है। और मैं अभी जब आ रहा था, क्योंकि आपको केएल में होगा कि हमारा जो ऑफिस है बिल्कुल पार्लियामेंट के नजर भी आते हैं आपकी छत से। आप बाय वॉक तकरीबन 5 मिनट में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, ओके। इतना दूर नहीं है यहाँ से। और यहाँ जब मैं आ रहा था तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त किस्म के इंतजाम किए गए। हमारे जो अतीक भाई हैं अक्सर वो गिला भी करते हैं कि आप लेट आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी हम निकलते हैं तो रेड जोन में हमें दाखिल होना, तो रेड जोन आपको पता है कि यहाँ पूरे के पूरे एरिया जो है इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है और बड़ी चेकिंग और फिर कार्ड दिखाने के बाद आपकी एंट्री होती है। लेकिन बहरहाल सरीना पॉइंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया, सिक्योरिटी के बड़े सख्त किस्म के इंतजाम किए गए। और फिर हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली ये होता है कि इजाजत होती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज्यादा सख्ती इसलिए किया जाएगी कि अपोजिशन बड़ी तगड़ी है। और खासकर अपोजिशन तगड़ी होने की वजह से जो हमारे रिपोर्टर हजरात हैं, खासकर यूट्यूबर हैं, उनको काफी इंतजार होता है इसी दिन का, क्योंकि उनको जो मवाद चाहिए वो आज के दिन ही मिल जाता है आपको, असम्बली के बाहर, असम्बली के अंदर। तो आज जो है इसमें कोई शक नहीं कि सफाई सुथराई का अमल मैं कल से देख रहा था कि पूरा एरिया जो है उनको क्लीन कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो है 3 दिन पहले मैंने देखा कि रेंजर्स के जो एहलकार हैं, पुलिस के जो हैं, हसास इदारों के लोग तो वैसे इस इलाके में होते ही हैं, लेकिन सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। और अभी आपकी बात दुरुस्त है कि क्या उसी तरह तस्वीर जाएगी जो हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में देखी, या हमने पंजाब में जो सिचुएशन देखी, या एक अच्छी तस्वीर जिसकी तारीफ कर लेनी चाहिए वो सिंध असम्बली की है। चलिए ज़्यादा हरमीत हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही देर बाद जो है वो 10 बजे का टाइम है कि बाकायदा तौर पर ये इजलास जो है वो तलब किया गया है और शुरू हो जाएगा। बट ऑल दो हरमीत अपने जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी रब्ता करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन एक और बड़ा अहम क्वेश्चन जो है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है और आपको पता है उस पर कल फैसला महफूज किया गया है। तो ये किस तरह से प्रोसीड करेंगे और ये किस तरह से हुकूमत साजी में ऑब्वियसली ऐवान को पूरा करने के लिए मखसूस नशिस्तों का, अक़लियती बिरादरी की नशिस्तों का एक अहम किरदार है, उसको पूरा करेंगे। ऐवान पूरा होगा, हुकूमत साजी का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा, तो फिर ही हम अपने जो मुआशी टारगेट्स हैं और अदम इस्तेकाम हम देख रहे हैं उसको हम एड्रेस कर सकेंगे। माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है गुड मॉर्निंग पब्लिक में, सीनियर एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर आज सुबह जो है तो हम सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं कि आज के इजलास में कौमी असम्बली में जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली जो है वो हल्फ उठाएंगे, फाइनली हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन एक रुकावट अभी भी है, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज किया गया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? जी मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस मामले के अंदर भी कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना होगा। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है कि उनके साथ गुज़िश्ता 1 साल में जिस तरह अगर हम उसकी एक टाइम लाइन बनाएं तो पता चलता है कि उनके लिए वो साल आसान नहीं था। उसमें हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या गलतियां थी या क्या खामियां थी, लेकिन बहरहाल ये साल उनके ऊपर मुश्किल रहा है। इसीलिए मैं ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसको भी उसी से कनेक्ट करके देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मखसूस नशिस्तों की वजह से तहरीक इंसाफ को शायद असम्बली में नंबर गेम में तो कोई फायदा ना हो या वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकते, लेकिन उससे ये होगा कि मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि जो सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी वो फिर हमें मिल जाएंगी और उसकी वजह से फिर हम अपनी मजीद जो खवातीन और अक़लियती उम्मीदवार हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी इसके मामले के अंदर फरीक बन के सामने आ चुके हैं। अब कल इसके ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को सुना गया है। अब देखते हैं कि फैसला कैसा आएगा। निजामी साहब, इस सारी सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन, एक तो आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है पार्टी के वो वर्कर जो अक़लियती नुमाइंदगी करते हैं, खवातीन जिनका ताल्लुक उस जमात से है। फिर अगर हम देखें ये मामला, अगर माजी में हमारे पास 2007 में अगर हम देखें तो ये एक मामला उठ खड़ा हुआ था और फिर इसी तरह नशरे अदालत की जानिब से दी गई थी। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो नून लीग के हैं वो तो ये कहते हैं कि ये हमारी गलती थी कि हमने दरखास्तें दी हैं और ये कानूनी तौर पर ये न जवाज बनते और न सीट हमारी। तो आपको क्या लगता है सर, अदालतों के से कोई रिलीफ मिल जाएगा? ये मामला अदालतों की तरफ जाएगा तो क्या तूल पकड़ेगा या इसकी सुनवाई जल्दी होगी?
जी बिल्कुल टूल पकड़ेगा, अदालतों की तरफ जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं या तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले हुकूमती मामलात हैं, उनको देख के ये नहीं लगता कि इस मामले पे उनको कोई वाज़ेह रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह ये है कि ये जब नंबर गेम की बात आती है तो हमने देखा कि पहले टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनका इंतखाबी निशान भी लिया गया। फिर इसी तरह यह है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे सबसे बड़ा जो इल्जाम आ रहा था या जो तनकीद आ रही थी वो ये थी कि पार्लियामेंट में इनकी कोई जमात की सीटें पहले नहीं थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऐसे कोई बड़े मामलात हैं कि जिनके ऊपर नजरसानी नहीं हो सकती। वो एक रजिस्टर्ड जमात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 170 के आसपास सियासी जमातें हैं जिनको रजिस्टर किया हुआ है, उनके अंदर वो मौजूद है। सारी चीजें उसकी इलेक्शन कमीशन के पास मंजूर शुदा हैं। तो इसके ऊपर कोई असूलन तो इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में असूल के हवाले से जो सियासत है वो खासी मुख्तलिफ है, मुश्किल होती है। सो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये मामला बिल्कुल तूल पकड़ेगा। तहरीक इंसाफ को इसके अंदर मुश्किल होगी और इतनी आसानी नहीं होगी उनको ये सीटें ठीक है माजिद साहब, और इसीलिए तो जो है वो तमाम तर इलेक्शन कमीशन की जो रही हैं और जो एक कंट्रोवर्शियल किरदार रहा है, उसी पर 2 मार्च को एक मुल्क गिर हड़ताल जो है, हड़ताल कहा जा सकता है या एहतजाज कहा जा सकता है, उसकी कॉल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है। ऑल दो चलाइए आपको स्टूडियो से बाहर लेके चलते हैं और आज तो हमने आपको कौमी असम्बली ही लेके जाना है। तो नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। वालेकुम सलाम सोहा, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई बिलीव आप दोनों भी ठीक होंगे। हाँ, यू शुड बिलीव इट, क्योंकि हम दोनों भी तो स्टूडियो में हैं। मुझे लगता है कि आउटडोर होते तो ज़्यादा आज की हैपनिंग हम मिस कर रहे हैं। लेकिन चलिए शो ओवर टू यू, क्योंकि आज की सुबह जो है वो काफ़ी हैपनिंग इस लिहाज से भी है कि कौमी असम्बली का वो इजलास जिसका हम सब बहुत इंतजार कर रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? हमने पंजाब में तो कैट वॉक देखी तमाम तर खवातीन की। KP असम्बली में हमने देखा कि असम्बली के अंदर खवातीन ने घड़ियाँ लहराई और काफ़ी हैपनिंग हमने देखी। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? लोगों ने आना शुरू कर दिया? देखिए वहां पर तो ये जो तमाम तर सूरत हाल बता रही हैं वो तब देखी गई जब इजलास का आगाज हो चुका था, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही ऐलान किया गया है। और कल जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तहरीक इंसाफ के जो वहां पर आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और ईवान में बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जाएगा। बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है और 1 घंटा कबल यानी कि 10 बजे इजलास होगा। और कुछ ही देर में, मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, तहरीक इंसाफ के जो लोग होंगे कुछ ही देर पहले एक काफिले की सूरत में यहाँ पहुंचेंगे और इकट्ठे जो है वो एंट्री की जाएगी। ख्वाजा असफ और बाकी जो मुस्लिम लीगी जो तमाम अरकान है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, 1 बाय 1 आ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो इकट्ठे आएंगे और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि किसी सूरत हुकूमत को इजी फील नहीं होने देंगे, टफ टाइम दिया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा ईवान के अंदर भी। तो हम देख रहे हैं 10 बजे बाकायदा तौर पर आगाज होगा। नासिर भट्ट, एक और चीज जो आपसे जानना चाहेंगे हमने जो तस्वीर पहले देखी PTI के लोगों को जिस तरीके से, सुन्नी तहरीक के लोगों को जिस तरीके से रोका गया पंजाब असम्बली में अंदर जाने से, हम उम्मन देखते हैं ख्वाहिश होती है, रिश्तेदारों की, अजीज अकारिब की भी ख्वाहिश होती है। क्या इस वक्त वो ख्वाहिश पूरी होगी आपको लगती दिखाई दे रही है, या पुलिस और रेंजर बड़ी तादाद में खड़े हैं इंतजार में डंडे उठा के? देखिए FC रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को ना सिर्फ पार्लियामेंट गेट के बाहर तैनात किया गया है बल्कि रेड जोन में जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर भी तैनात किया गया है। अब तक जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद कौमी असम्बली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 2 मसाइल उनको जो हैं वो फेस हो रहे हैं। पहला, पार्लियामेंट लॉजेस जो कि अरकान कौमी असम्बली की रहायश गाहें होती हैं, वहां पर उनको पार्लियामेंट लॉज के हसूल में मुश्किलात के सामने। दूसरा अहम मामला, रात देर गए एक फैसला हुआ जिसमें जो गेस्ट बुलाए गए थे, आपको पता है एक शौक होता है वो तमाम तरह सपोर्टर्स, खुसूसन जो चीफ सपोर्टर होते हैं उनको शौक होता है कि हम अपने जो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए MNA के साथ जाएंगे, इनको हल्फ उठाता हुआ देखेंगे। जब हमने देखा पहले तो इजाजत दी गई, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी मेहमानों की कि वो आएंगे और दाद देंगे, अपने इलाके के नुमाइंदे को मुंतखब होते हुए बाकायदा तौर पर हल्फ लेते हुए देखेंगे। लेकिन गुज़श्ता रात देर के फैसला किया गया कि तमाम तर जो पासेस जारी किए गए थे गेस्ट गैलरी के, उनको भी मंसूख कर दिया गया है। तो अब तक चूंकि अब तक तहरीक इंसाफ के
तो ये सोहा सूरत हाल बनी हुई है कि अब तक चूंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अभी आए नहीं हैं, लेकिन अच्छा नासिर, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने जो लेकिन केपी असेंबली में देखा, हमने जो पंजाब असेंबली में देखा, उस लिहाज से हम कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल सिटी की बात करें तो डेकोरम को कीप इन माइंड तो रखा गया है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि वहाँ पर टाइट सिचुएशन है फिलहाल। लेकिन चलिए थोड़ी हैपनिंग ये बताएं कि हमने खवातीन को हमेशा इंतजार रहता है उन खवातीन को देखने का जो कि कौमी असेंबली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, देयर अटायर, देयर बैग, देयर सूट, देयर मेकअप, देयर वॉक। तो ये बताएं कि अगर अच्छा ऐसे आज कंटेंट क्रिएशन का दिन भी है, हरमीत की बात कर रहा था कि ऑपोजिशन हमारी तगड़ी है इस दफ़ा, तो लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्सक्लूसिव उनको खबर मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो पकड़ लें जो कि उनके चैनल पे या यूट्यूब पे हिट हो जाए। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं सारी चीज़ों को? देखिए, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM की तो आ जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, चाहने वाले, उनके लिए बुरी खबर है कि उनकी खवातीन को अभी तक, खुसूसन वो तमाम तर खवातीन जिनको रिजर्व सीट्स पर कौमी असम्बली का पार्ट बनने का मौका मिलता है, वो अभी तक नहीं आ पाएंगी। और इस हवाले से चूंकि फैसला महफूज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से, जब तक फैसला नहीं होता तब तक उन खवातीन को तो कौमी असम्बली की राह जो है वो दिखाई नहीं दी गई। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो कि तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अरकान होंगी वो आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरी, लड़ी और इंतखाब जीता भी, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खवातीन शामिल हैं जो यहाँ पहुँचेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध, बलोचिस्तान, KP, पंजाब, मुस्लिम लीग नून, MQM और जो दीगर सियासी पार्टीज़ हैं उनकी खवातीन यकीन तौर पर जो है वो फैशन की जो डिमांड है उसको भी पूरा करेंगी, और उस हवाले से तैयारियां भी की गई हैं, सेल्फी भी बनाई जाएंगी, मुख्तलिफ बैग्स और हम देखते हैं जूते, कपड़े और जो ज्वेलरी है हमें मुख्तलिफ जो है ज़्यादा हमें लगता है इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप ही वहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा ही टाइम है, 10 बजे ऑलमोस्ट, उम्मीद है कि टाइम से ये इजलास शुरू हो जाएगा। मादी साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि देखिए सदर मुमलिकत ने इसीलिए असम्बली पर दस्तखत नहीं किए थे क्योंकि उनका कहना यह था कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, वो होना चाहिए, मखसूस नशिस्तों या अक़लियती नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आज ओबियसली ऐवान मुकम्मल होता तो सिचुएशन थोड़ी और चेंज होती या बस चलेगा ऐसी काम? जी, इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि अमूमन हर कौमी असम्बली के अंदर पहले इजलास में कुछ लोग नहीं होते, उसकी वजह है कि कुछ हल्कों में इलेक्शन पोस्टपोन होता है, कुछ हल्कों में लोगों ने दो हल्कों से इलेक्शन लड़ा होता है तो वो सीटें ऑब्वियसली खाली होती हैं। लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला पहलू है ये थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए है कि ये नंबर 20+ है जो कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पहली मर्तबा होने जा रहा है, और इसलिए ये सिग्निफिकेंट भी है। और तमाम जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा चंक पहले कभी असम्बली में मिसिंग नहीं रहा। तकरीबन 5 से 6 ऐसे लोग होते थे जो 2 सीट्स पे लड़के आए होते थे, इसके साथ साथ 2-3 हल्कों में इलेक्शन पोस्टपोन हुआ होता था, तो ये तादाद 10 से ऊपर नहीं जाती थी। तो इसलिए इस चीज को, चूंकि ये मसला पहली दफा हो रहा है, तो इसलिए असम्बली इजलास से पहले इसको हल किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन में था और इसके ऊपर समाअत जारी थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे डेडलॉक बना है। तो मेरी जाती राय तो बिल्कुल यही है कि इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें PTI वाले अपना गिला कर रहे हैं कि बड़े मुश्किल से, वो तो हमने एक तस्वीर देखी कि एक मुश्किलात थी, नवाज शरीफ साहब गिला कर रहे हैं कि वो बड़े मुश्किल से लड़कर वो असम्बली में पहुंचे। सर, ये लड़ाई क्या फॉर्म 47 की थी भगाने की? 45 की भी थी जी। इस सारे मामले में मेरा ख्याल है कि इमरान खान से ज्यादा सियासी नुकसान मियां नवाज शरीफ को हुआ, और वो जिन उम्मीदों के साथ और जिन उमंगों के साथ पाकिस्तान आए थे वो पूरी नहीं हो सकी। और ये मुस्लिम लीग नून की तारीख में पहली दफा होगा कि मियां नवाज शरीफ एलिजिबल होने के, अहल होने के बावजूद भी, असम्बली में मौजूद होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म की नशिस्त पर नहीं होंगे। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इंटरनली ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसका उन्हें सामना है, क्योंकि पहले हमने देखा कि पानामा केस में वो नाअहल हुए तब शाहिद खाकान अब्बासी आए, इसी तरह PDM हुकूमत में वो बाहर थे, नाअहल थे, तब शहबाज शरीफ थे। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसे होगा कि वो MNA भी होंगे, वो असम्बली में मौजूद भी होंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान से ज्यादा बड़ा दुख मियां नवाज शरीफ का है।
अच्छा जी, दुख किसका ज़्यादा बड़ा है ये तो बस आप ठीक कह रहे हैं। अगर सियासी नुकसान की हम बात करें तो वो बात आपकी बड़ी एक्यूरेट सी थी कि यस, जिस उम्मीद से और जिस इंतज़ाम से वो वापस आए थे वो हमें अब ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा। नासिर, आप बताएं कि हमने सब चीज़ों की बात तो कर ली, लेकिन ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद की जब बात करते हैं और जब हम होस्ट करने की बात करते हैं तो होस्टिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम असम्बली का इजलास होस्ट कर रहे हैं, जैसे हमीद कह रहा था कि अच्छा खासा खर्चा आता है एक इजलास को होस्ट करने में। टेक्निकलिटीज़ में तो चले हम बात कर ही रहे हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उनके जो नाम हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन होस्टिंग में एक खर्चा भी आता है, टैक्स भी पे करती है अवाम। किस तरह से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इस इजलास को कंडक्ट करने के लिए, ये भी जरा बताइएगा हमें। बाकायदा तौर पर जो रेनोवेशन है उसका आगाज तकरीबन 1.5 माह पहले शुरू कर दिया गया था। जब गुज़श्ता हफ्ते मुझे इत्तफाक हुआ पार्लियामेंट जाने का तो देखा गया कि जो वहाँ पर कैफ़े था उसकी भी तज़य्युन और जो आराइश है वो की जा रही है। इंतहाई महंगी जो टाइल्स हैं वो भी लगाई जा रही हैं और बड़ा VVIP किस्म का जो माहौल है वहाँ पे बनाया जा रहा है। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि गरीब अवाम के जो महंगे नुमाइंदगान होंगे वो महंगी महंगी जो अशिया हैं वो यहाँ पर वो बाकायदा तौर पर नोश फरमाएंगे। और इस हवाले से मुझे याद आ रहा है कि जो फाहिश शहबाज पब्लिक न्यूज़ के एंकर हैं उनकी जाम से एक बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई गई थी जिसमें मेन्यू दिखाया गया था। और वो मेन्यू जो कि हमें F7 F6 के जो पोश एरियाज हैं वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मेन्यू पार्लियामेंट हाउस की जो कैफेटेरिया है वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था। तो बाहर ये दिखाई दे रहा है कि इस दफ़ा फिर जो है वो खाबे भी उड़ाए जाएंगे और एक अच्छा खूबसूरत जो समा होगा। कुछ ही देर पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो झंडा पाकिस्तान का लहराया जाता है, जो लगाया जाता है, उसको भी तब्दील किया गया है और सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। और तमाम तर जो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट की जो रेनोवेशन है उसका भी जो काम है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मेरे बिल्कुल दाईं जानिब यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने बिल्कुल बाग है, वहाँ पर भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो रेनोवेशन की गई है। घास नहीं लगाई गई है, किताबचा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान का जो आइन है वो लिखा गया है। बेसिक राइट्स के हवाले से जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको बताया गया है। तो हम देख रहे हैं कि नई असम्बली को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है और बाकायदा तौर पर रेनोवेशन भी की जा रही है, वेलकम किया जा रहा है तमाम आने वाले मेहमानों को। क्योंकि ऑन स्क्रीन आकर हम ऐसी बात ही कर सकते हैं ना कि ये इंतजामात हुए हैं, ये आइन का किताबचा बनाया गया है। आइन को कौमी असम्बली में ही हमने जिस तरह से बनते, ख़त्म होते, टूटते, तरमीम होते देखा है, वो भी हमें कभी कभी इस चीज़ की काफ़ी पेन होती है। अरमीन, हम इस बारे में भी ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, अलाउड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स एज वेल। लेकिन चले नासिर, और भी ये बताएं कि अभी हम सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे तो ऑब्वियसली डाइवर्शंस जो है वो इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ लगाई गई है। कैपिटल सिटी में ऑब्वियसली हम रूट देखते हैं, लग जाता है कोई ना कोई छोटी सी भी एक्टिविटी हो। तो अभी तो आज कौमी असम्बली का इजलास है, तो इस हवाले से डाइवर्शंस कौन कौन सी दी गई हैं, ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है? देखिए, अब शहर भर में मुख्तलिफ जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, 26 नंबर का पॉइंट है या GT रोड के जो आने वाले शहरी हैं वहाँ पर तो किसी किस्म की डाइवर्जन्स नहीं लगाई गई। लेकिन चूँकि 2 रोज़ कबल ही तमाम तर जो नुमाइंदगान थे, जो नौमुंतखब अरकान असम्बली थे वो इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं गुज़श्ता रात उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गुजारी, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो सिंध हाउस में, माजरत के साथ पंजाब हाउस में मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस में मौजूद थे। पार्लियामेंट लॉजेस भी अलॉट कर दी गए हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगान को, तो वो पहले से इस्लामाबाद में मौजूद थे। लेकिन जब उनके जो मेहमान हैं, जिनका मैंने पहले भी बताया कि जो दाखिला है वो बंद कर दिया गया है, उनके जो पासेज हैं मनसूख कर दिए गए हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसे लोग थे जिनको इतला ना मिल सकी, उन्होंने आने की कोशिश की गई है, पुलिस की जानिब से उनको रोका गया है। जो रेड जोन है बिल्कुल उनको पुलिस की जानिब से रोका गया है। माजिद निज़ामी साहब आपकी तरफ आएंगे। सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करने के लिए नून लीग जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन MQM जो है मुख्तलिफ ऑडियो लीक हो रही है। सर, क्या वजह है ऑडियो लीक होने की? और फिर अचानक फैसल सब्जवारी कहते हैं कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगे। क्या लग रहा है ऐसी तस्वीर की अपोजिशन पे बैठेंगे या मुतालबात माजी की तरह तस्लीम हो जाएंगे? सर, ये हमेशा इलाकाई जमातें और जो कौम परस्त जमातें या मजहबी जमातें होती हैं जिनका कौमी असम्बली के अंदर वोट शेयर कम होता है, डेफिनेटली मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को उनके मुतालबात को ज़ेरे गौर लाना होता है, मानना पड़ता है। इस दफा तो नंबर गेम ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर MQM की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन चूंकि MQM के साथ पहले मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात से पहले भी बातचीत की, सीट एडजस्टमेंट का मामला भी डिस्कस हुआ, अगरचे वो नहीं हो सका, लेकिन MQM से तो उनके सियासी राब्ते पहले भी थे। तो इसलिए ये सारा मामला दिलचस्पी का रुख इसलिए इख्तियार करेगा कि ये अभी 2 से 3 दिन के अंदर ये सारी चीजों को मैनेज करना होगा। उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से
इन सारी सियासी जमातों का किरदार अहम होता है। तो MQM चूंकि सूबाई हुकूमत में नहीं है और वहां पर उन्हें पीपल्स पार्टी के अपोजिशन का सामना है, तो डेफिनेटली वो ये कोशिश करेंगे कि वो मरकजी हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में मौजूद रहें, उनके पास कुछ वजारतें हों, ताकि कराची और शहरी सिंध के हवाले से वो जो आवाज बुलंद करते हैं उनके पास प्रैक्टिकली डिलीवर करने के लिए भी कोई ना कोई फंड्स हो। अगर वो मरकज में भी ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे तो वो जो एक गैप है पिछले 4-5 साल का, उसको वो फिल नहीं कर पाएंगे। सूबे में उनकी ऑपोजिशन है, मरकज में भी वो ऑपोजिशन में जाएंगे तो फिर वो अपने वोटर्स के साथ इस चीज पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि MQM कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के अंदर अपने मुतालबात मनवा कर हुकूमत का हिस्सा जरूर बनेगी, ताकि वो अपने वोटर्स को कोई जवाब दे सके। ऑल राइट मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नासिर, आज शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में फील्ड जितनी भी हैपनिंग थी वो कवर भी की और हमें उस हवाले से बताया भी। बट ऑल दो हरमीत, ये सवाल तो अभी भी सवाल ही है कि MQM हुकूमत में बैठेगी या अपोजिशन में जाके बैठेगी, जिसकी पिक्चर जो है उम्मीद है कि थोड़ी देर तक क्लियर हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे। सो अगर हम देखें बनती बिगड़ती जो भी हुकूमत होती है, हमने उसमें एक चीज देखी है कि MQM का बड़ा उसमें हाथ भी होता है और साथ भी होता है। लेकिन इस बार जो है हुकूमत तकरीबन बनने जा रही है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मामला तय हो चुके हैं। लेकिन खासकर MQM जो इससे कबल भी इत्तेहादी थी PDM की, और अब अगर हम PDM की बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब तो अपनी राह जुदा कर चुके हैं। लेकिन MQM अभी भी ऐसा लगता है कि फैसला नहीं कर पा रही है कि उन्होंने क्या बैठना है अपोजिशन में के बेंचों पर या हुकूमती बेंचों पर। इसी पर बात कर लेते हैं। किश्वर जहरा साहिबा MQM की सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैडम आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, हम इस वक्त देख रहे हैं, खासकर बात की जाए MQM के हवाले से तो मुख्तलिफ ऑडियोज जो हैं आप लोगों की लीक हो रही हैं। क्या वजूहात है, कौन लीक कर है? क्या अंदर से ही इस किस्म की ऑडियो लीक हो रही हैं या कहीं ना कहीं अपोजिशन में कोई ऐसा है तगड़ा? एक्चुअली देखिए, लीक तो हुई हैं ये, लेकिन अभी तक गिरफ्त अगर हुई भी है तो उसको अनाउंस नहीं किया है पार्टी ने। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऑलरेडी इस वक्त देखिए हालात बहुत डिस्टर्ब किस्म के हैं। हम बड़ी मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ उठा रहे हैं। ये भी देखिए सदर साहब का कि उन्होंने रात गए बिलाखिर दस्तखत कर दिए और आज इजलास होने वाला है और मुंतखब मेंबरान हलफ भी उठाएंगे और जिनको जो शिकायतें हैं वो अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये सियासत में होता है, कानून इस बात को फेवर करता है कि हर शख्स अपने दिल की बात कर सकता है। अब मैं आपसे कहूँगी कि जैसे आपने गुफ्तगू के शुरू में कहा कि शायद MQM अभी भी फैसला नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं है। देखिए MQM का गोल जो है वो असल है पाकिस्तान की सालमियत। कभी भी ऐसे हालात पे नहीं पहुंचा है पाकिस्तान जो इस वक्त हाल, यानी माशी हालात भी बड़ी तज़बज़ब का शिकार हैं, IMF का प्रेशर है, इलेक्शन वक्त पे हो गया है लेकिन उसके नताइज पे एतराज़ात भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना कि MQM बड़ा फूंक फूंक के कदम रखती है। तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहा जाए कि MQM कंफ्यूज है। जब कोई गोल सामने होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमारा गोल पाकिस्तान। किशोर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका स्टांस बड़ा क्लियर है, आपका गोल और टारगेट बड़ा क्लियर है। लेकिन कुछ टारगेट्स जो आप देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी देखे, जिस पर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला किसी एक बात पर जाकर इत्तेफाक हुआ तो हुकूमत साजी का मामला आगे बढ़ा। लेकिन पावर शेयरिंग के इस फॉर्मूले पे आप या फिर MQM की बात कर रही हूँ या नून लीग अब तक किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकी। आपके ऐसे कौन सी क्लैरिटी है जो कि नून लीग को आप लोग दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कन्विंस्ड नहीं है इस चीज़ पे कि या तो आप इस चीज़ का फैसला कर सकें कि हुकूमत में बैठेंगे, वफाक में वजारतें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या अपोजिशन में बैठते हैं? देखिए, अल्लाह मियां ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तो बना दिया और ये कह भी दिया कि हमने तुम्हें शऊर दिया है, तुम खुद फैसला करो। लेकिन देखिए, ये फैसले की ताकत अल्लाह ने दी है, इंसान का इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो अब देखिए, जहाँ परेशानियाँ हों, तकालीफ हों,
या कुछ हुसूल के रास्ते हों, तो वहाँ इंसान बड़ा कंफ्यूज होता है। क्योंकि शैतान ने भी वहाँ पहले लम्या को चैलेंज कर दिया था कि मैं भी आगे पीछे होऊंगा और इंसान को बहका भी रहा हूँगा। अल्लाह ने समझाया है, शैतान ने बहकाया है। तो देखिए, मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी पॉलिसी है। किशोर साहिबा, एक और चीज जो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर हम देखें पहले कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि नून लीग और आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, उसमें कुछ वजारतों की डिमांड भी की गई, फिर वहां पे हमें कुछ नून लीग जो है वो बैकडोर पे दिखाई दी। अब फैसल सब्जवारी साहब कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तैयार हैं, बल्कि बैठ जाएंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि जो डिमांड आप लोगों ने की, अगर वो नहीं होती तो वाकई में या कहीं ना कहीं अब नून लीग की जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है? अब देखिए, एमक्यूएम जो है अवामी जमात है और रिप्रेजेंट भी करती है ये मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को। मेजॉरिटी जो मुंतखब होकर लोग आए हैं और जो एमक्यूएम की पॉलिसीज़ हैं वो उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आवाम को कुछ हासिल नहीं होता, नहीं हो पाता, तो उसमें ज़ाहिर है कि रिलेक्टेंट होंगे। यानी पार्टी की पॉलिसी जो है उसमें भी रिलेक्टेंट इसलिए होते हैं कि अगर आवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। देखिए, एमक्यूएम की डिमांड क्या है? एमक्यूएम एक हर पाकिस्तानी को जो हक मिला हुआ वो हक मांगती है। उसमें बहुत जगह से हम हक तलफी महसूस करते हैं, अवाम भी हक तलफी महसूस करते हैं। कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है ताकि वो हक तलफियाँ दूर हों, लेकिन वो तरमीमात भी नहीं हो रही हैं। तो उस वजह से जो खदशात नज़र आते हैं, तो देखिए, हुकूमत में इसलिए बैठते हैं कि अवाम की फलाह हो। अगर अवाम की फलाह नज़र नहीं आती तो फिर अपोजिशन में बैठ के आवाज़ उठाई जा सकती है। ये कानून है, ये आइन हमें इजाज़त देता है इस बात की। तो फैसला इस पे ही डिपेंड करता है कि आप अवाम के लिए आप कितना रास्ता खोल रहे हैं। ठीक है किशोर साहिबा, इस चीज़ को भी ज़रा क्लियर कीजिएगा, बिकॉज लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अब कमेटीज़ जो हैं दोनों पार्टीज़ की वो मिल भी रही हैं, मुलाकातें भी हो रही है, पावर शेयरिंग पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन अगर वजारतों की बात आती है तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस और टारगेट है, तो हम राइट लेफ्ट नहीं देख रहे। लेकिन कितनी वजारतें और किन वजारतों पर बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है, बात नहीं हो पा रही, या कोई हर्डल है बीच में, ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, वजारतों की डिमांड जिन चीज़ों के ऊपर है, जिन पर बेस करते हैं, वो ये है कि आवाम की बेहतरी हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे लिए तो फैसला गुलजार साहब भी देखे गए थे, जो चीफ ऑफ हमारे आइन के उस वक्त सरबराह थे, कि 140A लगाई जाए। 140A क्या है? कोई रुपयों की नदी तो नहीं है, कोई दूध की नदी। तो 140A है कि ग्रास रूट्स के लोगों को इख्तियारात दिए जाएं। ग्रास रूट के लोग कौन हैं? बल्दियाती लोग हैं। क्योंकि देखिए, MNA, MPA या सेनेटर की जिम्मेदारी नहीं होती कि गली कूचे के लोगों के मसाइल हल करें। उनके नज़दीक वही होता है जो उन गली कूचों में रहता है। अच्छा, एमक्यूएम की इब्तिदा यहीं से हुई कि अगर आप देखें कि सबसे पहले जब एमक्यूएम स्वीप कर गई अवाम में, वो उस वक्त जब 86 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। क्योंकि तमाम मेंबरान गली कूचों से खड़े किए गए थे और लोगों ने जब देखा कि मुंतखब होने वाला हमारी दस्तरस में है और वो मौजूद रहा, एमक्यूएम ने एक रिकॉर्ड कायम किया। तो हमारी डिमांड सारी इसी किस्म की हैं कि अवाम को सहूलतें मिलें। जैसे मिसाल के तौर पे सिंध में अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट जो इस वक्त एक चीज जो हमें नजर आती है, आप मिसाल के तौर पर कराची की ले लीजिए। आप साल बल्दियाती इलेक्शन न हो, बल्दियाती इलेक्शन हो जाए तो इंतखाबा मुंतखब होके जो आए उनको इख्तियारात ना मिलें। इख्तियारात 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमत के पास आना चाहिए और वहाँ से फिर बल्दिया के पास जाना चाहिए। लेकिन जब बल्दियात के पास नहीं जाएंगे, वो चीज़ें जो अवाम को सहूलतें दे सकती हैं वो कहीं दरमियान में अटक जाएं। कराची जैसा शहर कीचड़ बन जाए, पत्थर कीचड़ गढ़े, कोई फंड्स ना हो उसको संभालने के। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं किशोर। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बढ़ रही है कि उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है।
ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा मसला है, हम ये देख रहे थे कि गवर्नर पहले से जब हुकूमत नहीं बनी थी तो ऐसा लग रहा था कि तस्वीर क्लियर है, सिंध का गवर्नर होगा, MQM से होगा, बलूचिस्तान का कहाँ से होगा, खैबर का कहाँ, ये सारी चीज़ें पहले तय हो चुकी थी। शिरवानी सदर की जो सदारती महल है उसमें सदर की तस्वीर किसकी लग गई है, ये सारी चीज़ें क्लियर पहले से अवाम में हो चुकी थी। अब आपको क्या लगता है, MQM के लोगों से जब हम मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिला शिकवा करते हैं कि इसी में रुकावट, सबसे बड़ी बात जो है रुकावट अगर कोई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बड़ी रुकावट है गवर्नर बनाने में MQM के? देखिए, हाँ देखिए, MQM सिंध की नुमाइंदा जमात है, अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट करती है। जब रिप्रेजेंट करती है तो आप बताइए गवर्नर किसका होना चाहिए? MQM का होना चाहिए ना। क्या ऐसा कसूर क्या है कि जी MQM का नहीं होना चाहिए? या तो देखिए ताल्लुकात इतने मजबूत और अच्छे हों कि मशावरत से ये चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए, मुकाबले की सूरत हाल इसलिए बनती है जब MQM को सारे जवाब नो में मिलते हैं। MQM खड़ी होती है अवाम के वोट के ऊपर आकर, वो अवाम को क्या जवाब दे फिर? ठीक है किशोर साहब, लास्टली बस ये बता दें कि हमने बहुत तो शोर गुल सुना है इन 2024 में फरवरी में होने वाले इंतखाबात के फॉर्म 47, फॉर्म 45, अवामी मैंडेट चोरी हुआ। ये बयानिया जो है ना सिर्फ PTI का बल्कि दीगर सियासी पार्टीज जो हैं वो भी इस पर किसी न किसी एंगल से कमेंट करती रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या आपका भी मैंडेट इस हवाले से थोड़ा आगे पीछे हुआ है, और इन इंतखाबात में होने वाली जो शफाफियत है, क्या आप उसको समझती हैं कि जो होने वाले इंतखाबात बिल्कुल आज़ादाना थे, शफाफ थे? आपका सवाल काफी लंबा है, तो इसे जरा मुख्तसरन बताइए कि आप क्या चीज पूछ रहे हैं। मैं एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि 2024 के इंतखाबात से आप मुतमईन है, MQM मुतमईन है? आपको लगता है कि फॉर्म 47, 45 कुछ भी ये रोला नहीं था? आपका मैंडेट आपके पास है? जी हाँ, जी बिल्कुल है अवाम ने, क्योंकि देखिए 2018 में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह के एक तो इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे इंतखाबात करवाए और अवाम बाहर निकले और अवाम ने अपनी राय दे दी। इसका मतलब आप मुतमईन है बिल्कुल MQM? जी चलें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ऐसी पार्टी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद MQM जो कि बिल्कुल समझती है कि 2024 के होने वाले इंतखाबात जो हैं बिल्कुल आज़ादाना थे। और सोहा ये साथ में ऐड कीजिएगा कि बड़ी बात आपा ने ये की, बड़ी बात ये की साथ में कि बर वक्त रिजल्ट दिया। 19 दिन हो गए, 19 से 20 दिन हो गए, अभी तक बहुत सारे नताइज जो रुके गए हैं, लेकिन आपा ने कहा कि नहीं, बर वक्त नताइज दिए। बहरहाल उनकी गुफ्तगू हमने नाज़रीन के सामने रखी और मेरे ख्याल में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा वापसी करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो इस बारे में तो हमने बहुत सेगमेंट्स किए हैं, बहुत बातें भी की हैं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हो रहा है क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन ख़वातीन के और बड़े सारे मसाइल होते हैं, जिसमें अब बालों का मसला भी होता है, स्किन का मसला भी होता है। लेकिन चलें, आज हम ख़ास तौर पर इस बारे में बात करेंगे कि जैसे ही मौसम बदलता है और हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है हमारी स्किन। और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सोशल साइट्स की, तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक टोटका मौजूद है, सीरम मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन अगर आपने घर पे रहकर अपनी स्किन को बेहतर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? मौसम बदलते साथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर हिना खान हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मसाइल सिर्फ ख़वातीन के नहीं होते हैं, आजकल मर्द हजरात की बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल हम देखते हैं जो नई जनरेशन है, ख़ासकर नए नौजवान जो कदम रख रहे हैं नौजवानी की दहलीज पर, उनको बड़ी टेंशन होती है कि भाई हम भी थोड़े से प्यारे नज़र आने चाहिए। डॉक्टर हिना हमारे साथ हैं। हिना, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मौसम बदल रहा है, मौसम की रुत बदल रही है, तो कितने क्या क्या असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं चेहरे पर? जी, thank you very much. First of all, I appreciate that you have brought of this thing for an awareness, because obviously जब awareness होगी किसी भी disease की तो उस पे एक general precaution आपकी public जो है वो लेती है, and the things try to get better on this. तो basically skin diseases जो हैं वो seasonal variation
जितनी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्किन है जो इफेक्ट होती है व्हेनेवर देयर इज़ अ सीजनल वेरिएशन, और उसमें एक्जिमाज हैं, जो स्किन एलर्जीज़ हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, और टिपिकली जो बहुत ज़्यादा टीन एज की जिस तरह आपने बात की, तो एक्नी इज़ वेरी कॉमन विद द चेंज ऑफ सीजन, और व्हेन देयर इज़ मोर ह्यूमिडिटी और वार्मथ तो एक्नी जो है वो ज़्यादा प्रोवोक हो अच्छा, जाती एक है। और चीज़ जो यहाँ पे सोहा ने शुरुआत की, खासकर ख़वातीन से शुरू करके, अब अगर स्किन की बात की जाए तो इस तरह का जो मौसम बदलता है, इसका मर्द हजरात जो है, नौजवान जो है, उनकी स्किन पर ज़्यादा असरअंदाज ये मौसम होता है, या खासकर जो ख़वातीन हैं उनकी स्किन इफेक्ट होती है? हाँ, देखिए स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। इफ़ द स्किन टाइप ऑफ एनी मेल और फीमेल अगर वो ज़्यादा ड्राई सॉर्ट ऑफ स्किन है तो डेफिनेटली जब भी विंटर सीजन आएगा इट विल गेट वर्स। जिस तरह बहुत सी ड्राई स्किन कंडीशंस होती हैं, उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इक्थायोसिस भी कहते हैं, वो डिजीजेज सर्दियों में बहुत ख़राब हो जाती हैं बिकॉज स्किन और क्रैकल डाउन हो जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जिस तरह एक्नी की अगर आप बात करेंगे तो वो उसकी कॉजेज़ डिफरेंट हैं, उसकी कॉजेज़ अब फेमिलियल भी हैं, उसकी कॉज ये भी है कि हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उसकी कॉजेज़ में बैक्टीरियल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा सर्टन चीज़ें जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइट है। अब एक्नी के जो पेशेंट्स आते हैं उनकी डाइट में ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिस बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, जिस तरह आजकल आपकी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा डेयरी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐड इन कर देता है। सिमिलरली कुछ लोग जिस तरह यंगस्टर्स दे डू जॉइन द जिम फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो वहाँ पर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दे ट्राई टू टेक इनटू गेट अ बेटर बॉडी वेरी सून। दोज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स गेट योर एक्नी टू अ वर्स स्टेट, और ऑब्वियसली उसमें स्टीरॉइड शामिल होता है, वैसे भी आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। अच्छा डॉक्टर हिना, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आजकल हम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखते हैं, नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन, आउटगोइंग रूटीन, इनकमिंग रूटीन, तो ये बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छा फाइन रिजल्ट्स देखते भी हैं ऑन ऑल दी सोशल साइट जहाँ पर ट्यूटोरियल लेके मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर आपको प्रमोट कर रही होती हैं। तो आप क्या समझती हैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने इस्तेमाल करनी है, बाज़ मौसम तब्दील होने के अलावा इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल वेरीफाई किए बगैर इस्तेमाल करने से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्नी के, स्कार्स के, तो इस पर आप क्या समझती हैं, कितना चेक करना चाहिए बिफोर यूजेज ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया? हाँ जी, एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी राइट पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अप। बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है, यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। अदर देन दैट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आप अपनी स्किन पे कोई भी जो आजकल वेरी कॉमन थिंग इज़ दैट द ब्यूटी क्रीम्स एंड द वाइटनिंग क्रीम्स विच पीपल कीप ऑन यूजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ है उनका, और उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ मर्करी और स्टीरॉयड जो है दैट इज़ देयर। वो स्टीरॉयड पूरे फेस पे मोनोमॉर्फिक एक्नी कहते हैं, जो एक स्मॉल फॉर्म ऑफ बिल्कुल पिंपल्स पूरे फेस पे आ जाते हैं, एंड द पेशेंट डजंट नो कि मुझे ये क्यों हो रहा है, एंड दे कीप ऑन यूजिंग द क्रीम। अब जो स्टीरॉयड कंटेनिंग कोई भी क्रीम है वो आपकी स्किन को इतना रुइन कर देगी, स्किन उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्किन एट्रोफी, यानी स्किन पतली हो जाती है, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, वो स्किन बिल्कुल एक एजेड डिस्ट्रॉयड स्किन आपकी हो जाती है, उसको रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल है। तो नेवर एवर यूज एनी प्रोडक्ट दैट इज जस्ट कमिंग ऑन द सोशल मीडिया और वो बहुत ज्यादा प्रोपोगेटेड है तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट लाइक अ रेस की बस। अच्छा हिना, एक और चीज जो आपने भी इंडिकेट की, दैट इज समथिंग लाइक कि आप कह रही थी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है, वो मेल हो या फीमेल हो, आप क्या समझती हैं? इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रात को हम सोते नहीं हैं, सारी रात जाग के सुबह तक हम देर तक सोते हैं, ये चीज़ें आपकी स्किन को कितना डैमेज करती हैं, ज़रा इसको भी एड्रेस कीजिएगा ताकि एक वेकअप कॉल मिले हमारे देखने वालों को कि खाली मौसम बदलने से स्किन ख़राब नहीं होती, आपके अपने बड़े मसले हैं। जी एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल अफेक्ट्स ऑल सॉर्ट ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, अब स्किन के अंदर आप देखें लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल स्क्रीन्स का यूज़ है दैट एड्स ऑन टू योर डार्क सर्कल्स, और वो अब बहुत ज़्यादा टीन एज के बच्चे हमारे पास आते हैं कि दे डू हैव अ वेरी बैड सॉर्ट ऑफ अ डार्क सर्कल, और वो दे डू नॉट कॉन्सेंट्रेट कि हमारी स्लीप हैबिट्स क्या हैं, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है, एंड दे डू वांट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट ट्रीटमेंट कि अभी एकदम ख़त्म हो जाए, रादर देन चेंजिंग द लाइफस्टाइल। उसमें आप जो डाइट वाली फैक्टर्स हैं उसमें मैंने ऑलरेडी आपको जिस तरह बताया कि उसमें भी जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं, जो आप बहुत ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स ले रहे हैं, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हमारी यंग जनरेशन टीनेज फीमेल्स में, दैट अगेन लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी तो हर डिजीज़ की आप समझे ना कि द रूट कॉज इज ओबेसिटी। जब भी वेट गेन होगा, आपका BMI जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, आपको हाइपरटेंशन, स्किन के इश्यूज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस,
डॉक्टर है ना, एक और चीज़ जो ज़्यादा हम बात करें, जो आपने बात की, सोहा ने बात की, सोशल मीडिया का बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग देखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग सामने भी आ जाते हैं कि भैया ये क्रीम इस्तेमाल करोगे तो गोरा गोरा चेहरा होगा। अब इस गोरे चेहरे के लिए मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल होती हैं और उसका बेड़ा फिर वही गर्क हो जाता है कि पूरी स्किन पतली हो जाती है। आपने बात की आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसा तरीक़ाकार है, क्योंकि सबने रहना है अपना चेहरे को, क्योंकि चेहरे ही तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी से मिलते हैं। चेहरा ठीक होना चाहिए, थोड़ा साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, थोड़ा क्लीन होना चाहिए, गोरा भी होना चाहिए साथ में। ये ऐसे लोगों की सोच है। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करके कहीं नेचुरल तरीके से भी चीज़ें बेहतर हो सकती, ना कि आप फार्मूला वो पर्ल वगैरह जिस तरह चीज़ें आती हैं। अच्छा, बेसिकली आप just focus on a healthy skin. Don't focus on a fair skin. Don't focus on, you know, a very, don't keep your hope, you know, the limitations to so high कि आप उसको achieve ही ना कर सकें। हमारे सोसाइटी में ना we try to focus on the aim that is unachievable. अगर आप healthy skin को focus करेंगे, अपनी body wise भी you just try to focus on the health. तो healthy skin के लिए you do have to moisturize your skin. Whenever there is a seasonal change, for example, आप अगर acne का पूछेंगे तो उसमें आपको एक antibacterial या साथ एक जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। जब हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी पे आते हैं, वो हम आते हैं टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी पे जिन बच्चों को शुरू हो चुकी होती है एक्नी। बिफोर दैट आप क्या कर सकते हैं, बिफोर दैट यू कैन ऐड ऑन अ फेस वॉश दैट कंटेन सैलिसाइक्लिक एसिड, दैट विल कीप योर स्किन हेल्दी। आपकी स्किन उससे क्लीन भी रहेगी और एक्नी प्रोन नहीं होगी। अगेन डाइट को ऐड करें, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। आप जितना अपना वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, आपका उतना ज़्यादा स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपका उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे। हाइड्रेटेड स्किन में हमेशा एजिंग डिले हो जाती है। अच्छा, सिमिलरली सन एक्सपोजर है, आप सन एक्सपोजर से अपनी स्किन को बचाएं। सन ब्लॉक, यू मस्ट हैव अ सन ब्लॉक इन योर डेली रूटीन। सन ब्लॉक मस्ट ऐड करें, बिकॉज जितना सन एक्सपोजर होता है स्किन का, आपका इलास्टिन लूज हो जाता है। अच्छा, सन ब्लॉक की आपने बात की ना, ये सन ब्लॉक जाहिर बात है कि हम जब बाहर निकलते हैं सूरज में, या वैसे भी इसका आम रूटीन अगर ऑफिस में जैसे सोहा बैठी है, मैं बैठा हूँ, इधर ही ज़्यादा हमारा काम होता है, तो तब भी इसका इस्तेमाल लाजिम है। आई थिंक जिस तरह की लाइट्स में आप बैठे हैं, यू शुड यूज इट। अच्छा, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें यूवी रेडिएशन साथ डैमेज है। अदर देन दैट हम ये पेशेंट्स को हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डे लाइट में जब भी निकले, नॉट नेसेसरली अंडर द सन, इवन इफ इट इज अ शेडी एरिया, बट यू आर आउट इन द डे लाइट। जिस तरह हम अगर घर में हैं और एक वेरांडा एरिया है जो आपका, दैट इज ऑल्सो अ सन एक्सपोजर, वहां पर आ रही है लाइट डायरेक्टली। ये नहीं कि आप सनलाइट के अंडर ही हैं, तो यू शुड बी यूजिंग अ सनब्लॉक एट दैट। अच्छा, एक और चीज सनब्लॉक का टाइम है, सनब्लॉक इम्पॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड, हम आजकल बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट होता हुआ देखते हैं, अच्छे रिव्यूज़ देख के वी जस्ट गिव अ ट्राई कि चले हम भी ट्राई करते हैं टू इम्प्रूव आवर स्किन और हमारे जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। मार्केट में इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो है देयर आर अ लॉट ऑफ सीरम्स जो कि यूज़ होते हैं। आपने सन ब्लॉक की बात की तो हमेशा ये कोट करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें, लेकिन उससे पहले विटामिन ई आप ज़रूर लगाएं। इस तरह के सीरम, नाइसिनामाइड हो गया, और पता नहीं बहुत कौन कौन से, मतलब मैंने तो कोई बहुत सुना है उसके बारे में, और आई जस्ट केम टू नो कि अच्छा मुझे ट्राई करना चाहिए। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं, अगर आपने सीरम लेना है तो कौन सा लेना है, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कब करना है? Yes, basically serums, if you are using a retinol serum, it's like a good thing. उसमें थोड़ी सी उसकी होती हैं precautions जो हम obviously girls who are getting close to period उनको हम नहीं प्रेस्क्राइब करते, तो इवन टॉपिकल रेटिनॉइड भी हम नहीं देते, बेसिकली तो ओरल के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन यह है कि रेटिनॉल और नियासिनामाइड की वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नियासिनामाइड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीरम्स हैं अच्छे, अगर आप एक अच्छे मतलब यू गेट इट फ्रॉम एन ऑथेंटिकेटेड ब्रांड, आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसकी नाइट टाइम रूटीन बहुत अच्छी है। जो रेटिनॉल है दैट इज़ बेसिकली एन एंटी एजिंग, आपकी स्किन पोर्स के लिए, आपकी स्किन के ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन कराता है, आपकी स्किन को रिजुविनेट रखता है वो। तो रेटिनॉल और नियासिनामाइड सीरम्स आर गुड अलॉन्ग विद अ गुड मॉइस्चराइजर। आई थिंक दैट इज़ अ गुड रूटीन। डे टाइम में सन ब्लॉक और नाइट टाइम में आप रेटिनॉल या नियासिनामाइड का सीरम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ गुड रूटीन। अच्छा, एक और चीज़ जो हम इस वक्त देखते हैं, खासकर पिंपल्स की बात की जाए, क्योंकि मौसम बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे चेहरे जो हैं हम देखते हैं कि चाहे वो मर्द हो ख़वातीन हो, पिंपल्स हों, फिर उसमें पस भी होती है, कुछ लोग जो हैं वो छाइयाँ रह जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं वो बेचारे ट्रीटमेंट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर होता है, क्या वजह होती है कि कुछ लोग फिर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो छोड़ भी देते हैं? इसकी वजह क्या, मायूस हो जाता है
मायूसी की वजह क्या होती है? क्या वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता? क्या वजह होती है उसकी? Basically acne is of many types, you know. What we have to understand is that acne बहुत simple से लेके बहुत ही complex forms हैं acne की. There is an acne जो बहुत फीवर और आर्थ्रालजिया जॉइंट पेन्स के साथ एसोसिएटेड भी है, जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके अंदर काफ़ी सारी स्कारिंग होती है. अदर देन दैट बहुत नॉर्मल जो एक्नी हार्मोनल एक्नी है, आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप उसको पिक ना करें. डोंट ट्राई टू पिक योर एक्नी विद योर हैंड. देयर इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट व्हेनेवर यू गेट अ पिंपल ऑन योर फेस, same. ट्राई एक टू. दोस्त था ना स्कूल बेच में, उसका शौक क्या होता? सारा दिन उसका मशगूला ही होता है ये करने होगा. Yes, when you Same pick with the me. acne with your hand, you basically अच्छा, indulge more bacteria into it. You cause it to scar more. You cause it to get more darker and hyperpigmented. वो जितना भी जल्दी रिजॉल्व होना था वो उतना लेट रिजॉल्व होगा. और अगर वो आप उसको जैसे भी करेंगे उसके अंदर स्कारिंग ज़रूर है. स्कारिंग मे बी इट कैन बी हाइपरपिगमेंटेशन, सिर्फ एक डार्क स्पॉट, और मे बी जिस तरह एक डिप्रेशन सा बन जाता है जो बाद में काफ़ी सारी आपने लोगों को देखा होगा जिनके चेहरों पे घड़े की तरह जो है वो स्कारिंग हुई होती है. तो वो बन जाती है. अब बेसिकली एक तो आप पिक ना करें. एक्नी का हमेशा ऑन टाइम ट्रीटमेंट, नेवर इग्नोर योर एक्नी. डू गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. उसमें टॉपिकल से लेके ओरल एंटीबायोटिक्स तक और इवन आइसोट्रेटिनोइन, ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है जो 1 to 3 मंथ्स का कोर्स होता है. और प्लस उसके साथ अपनी डाइट के अंदर डेयरी फूड ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फ्राइड फूड ना हो, ये एग डेली नहीं खाएं आप लोग, ये भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड इन करता है. सिमिलरली ड्राई फ्रूट्स है, डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी, कुछ आइटम्स हैं जो यू हैव टू जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम फ्रॉम योर डाइट. उसको अवॉइड करें. यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीस थिंग्स कि आपने डाइट का ख्याल भी रखना है, लाइफस्टाइल का भी रखना है, और फिर आपने अपना ख्याल अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद ही रखना है. तो ये इतनी सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक वेकअप कॉल दी जा सके कि क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है. तो ना सिर्फ जब मौसम ट्रांसफॉर्म हो रहा हो तब और भी आपको अपनी ज़िंदगी में अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहिए. जैसे हरमीत कह रहे हैं, चेहरा ही तो होता है, जाज़िब नज़र होना चाहिए ताकि आप जहाँ भी जाएँ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, और अगर मसला है तो इन सारी चीज़ों से इस मसले को हल किया जा सकता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना. तो इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त. इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.